देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। एसडीआरएफ की 8 टीमें मैदान में हैं। आर्मी और आपदा प्रबंधन के हेलीकॉप्टर को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। जोशीमठ में अब तक आपको बता दें कि 160 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। 10 परिवारों को एसडीआरएफ की तरफ से 1,30,000 रुपए भी दिए गए हैं। इसी के साथ 3 परिवारों को किराए के मकान के लिए 4-4 हजार रुपए और कुछ परिवारों को 5-5 हजार रुपए दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर जोशीमठ मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई, जहां धामी सरकार ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। जोशीमठ में रहने वाले 5,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा चुका है। पूरा जोशीमठ दरारों के दर्द से करार रहा है। सरकारी अमला बैठकों पर बैठक कर रहा है। इन सब के बीच लोग अपने सामानों के साथ दर बदर होने के लिए मजबूर हैं। लोग सामान तो अपने साथ ले जा रहे हैं, लेकिन उन यादों का क्या जो दालानों में थी? उन कमरों की स्मृतियों का क्या जिस पर नवतरु ने हाथों से हल्दी छापी थी? आंखों से बहते जज्बातों का दर्द तो दिखता है, लेकिन सुधियों की टीसों का क्या? दरकते पहाड़ और दर्द के बीच ये कहानी हर किसी की है। जोशीमठ को बचाने के लिए हर कोई आगे आया है। जहां एक तरफ धामी सरकार पहाड़ों को बचाने के लिए रात दिन एक किए हुए है, वहीं देवभूमि के आईएएस अफसर भी सामने आए हैं। अफसर अपनी एक दिन की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे। लेकिन इस सब के बीच सवाल उठता है कि क्या इतनी मदद काफी होगी? क्या लोगों को विस्थापित करना ही एकमात्र हल है? जिसका सीधा सा जवाब है नहीं। इस समय सरकार को समझना चाहिए कि ये आपदा तो एक मौका है, लेकिन इसे एक बड़े अवसर में बदला जा सकता है। सरकार को एक पर्यावरण अनुकूल वैदिक और स्मार्ट विलेज बनाना चाहिए, जहां जोशीमठ के लोगों को रखा जा सके, जो पूरी दुनिया के सामने एक नजीर होगी, जिससे जोशीमठ के लोगों का कुछ दर्द तो कम हो जाएगा। हेमंत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। वहाँ के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, उनकी सरकार पूरी तरह से उसका समाधान करने की कोशिश, जोशीमठ में जो कुछ भी संकट पैदा हुआ है उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और स्वयं इस दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं और जो भी आवश्यक मार्गदर्शन है वो मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। और केंद्र सरकार का अधिकतम जो सहयोग दिया जा सकता है वह सहयोग भी केंद्र सरकार दे रही है। सर आप जाएंगे जोशीमठ सर? मैं ऑलरेडी मैंने अपने रक्षा राज्य मंत्री को श्री अजय भट्ट जी को कल भेजा था, वहां से लौट कर आएंगे। फिर जैसी परिस्थिति होगी आगे देखेंगे, जो आवश्यकता होगी जरूर जाएंगे। हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, उन सभी से मिला हूं और सभी को हमने कहा है कि सरकार पूरी तरह से इस समय जोशीमठ के साथ है, जोशीमठ वाले लोगों के साथ है, आपदा प्रभावितों के साथ है और हर संभव जो सहायता है वो हम लोग करेंगे। प्राकृतिक आपदा आ गई है और आपदा पर आगे का प्लान बनाना, उसकी प्लानिंग करके उसका हर प्रकार से सहायता करना हमारा काम है, हम उसको करेंगे। नहीं, अभी तत्काल रूप से हम 1.5 लाख रुपए की धनराशि फौरी तौर पर अंतरिम सहायता के रूप में दे रहे हैं सभी के खातों में। आज से ही उसको डाल देंगे। आज शाम तक जो है अधिकांश खातों में वो पैसा चला जाएगा, अन्यथा कल तक सभी में चला जाएगा। और उसके बाद जो कमेटी बनाई है यहाँ पर, वो कमेटी तय करेगी कि पहले भी आपदा के समय में जो लोगों के राहत के काम और पुनर्वास की जो व्यवस्था होती थी, जो रेट दिए जाते थे, उन्हीं रेटों पर हम अच्छे से अच्छा रेट यहाँ पर लोगों को देंगे और सभी को जो है सहायता करेंगे। जोशीमठ के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। दीवारों की दरारें किसी बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रही हैं।
उसी अनहोनी को टालने के लिए धामी सरकार एक्शन मोड में है। पीएमओ की मीटिंग हो चुकी है। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी बुधवार रात्रि जोशीमठ पहुंचे और लोगों से मुलाकात भी की। आपको बता दें, सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ की एक पोल की रिपोर्ट लेने आया हूं। मेरी पहली चिंता सिर्फ और सिर्फ जोशीमठ है और मेरे सभी भवनों को तोड़ने का कोई लक्ष्य नहीं है। हम लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार किया जा रहा है। मुझे प्रातःकाल से सोचा था, क्योंकि मेरे अन्य जगह पर भी कार्यक्रम लगे हुए थे, तो ये समय क्योंकि मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ मैं जोशीमठ के अपने भाई बहनों के साथ में आऊँ, क्योंकि इस संकट की घड़ी में और कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, पूरी सरकार खड़ी है, उत्तराखंड के लोग खड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमको पूरा आश्वासन है, भरोसा है, उन्होंने पूरी सहायता और लगातार वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे स्थिति यहाँ पर जितना आपदा के कारण से नुकसान हुआ है या जो भी घटित हुआ है वो हो चुका है, और आगे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो ठीक हो जाए। इसके बाद चूँकि ओली में एक बड़ा विंटर का गेम भी यहाँ पर होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, अगले माह फरवरी में, और कुछ समय बाद हमारी 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। मैं अभी सेकुलरिज्म के नाम पर श्री राम विरोधी राजनीति हो रही है। श्री राम विरोधी राजनीति के अपडेटेड वर्जन भी बिहार में सामने आए। श्री राम विरोधी उन राजनेताओं को न केवल राम के नाम से बल्कि उनके काम से भी नफरत है। क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। बकरी चराने वालों, तारी चुराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। गरीबों का आवाज दिया, जंगल राज हो गया और लालू यादव जेल। मैं अभी भी अपनी बात पर अडिग हूँ कि हम उस राम के भक्त हैं जो सबरी के जूठ बैर खाते हैं, उसके नहीं जो शंबुक के वध करते हैं। हम उस कृष्ण के भक्त हैं जो सुप्पन भगत डोम के यहाँ खाते हैं। भैया, रामचरितमानस में बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन जो बात जाति के नाम पर नफरत पैदा करने के लिए कहती है, जो बात जातियों को अपमानित करने के लिए कहती है, उसका विरोध होना चाहिए, देशवासी को करना चाहिए। नहीं तो देश में 90 से 85% लोग को काट करके आप देश नहीं बना सकते हैं। लालू यादव में क्या दोष? चूहा पकड़ने वालों, घोंघा सितवा डोका चुनने वालों, सुअर चराने वालों, बकरी चराने वालों, तारी चुराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। गरीबों का आवाज़ दिया, जंगल राज हो गया और लालू यादव जेल भोग रहे हैं। बाबू जगजीवन राम जी को अपमानित किया। महात्मा फुले पेरियार को क्यों विरोध हुआ? महात्मा फुले पेरियार को लोग गाली दिए हैं। जिसकी धर्मपत्नी इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी, उसको गाली पड़ा है। मेरा ये कहना है कि आपके जो भी लोग हैं, परमहंस जी ने हमारे 10 करोड़ रुपया मेरे जी काटने पर फटवा दिए हैं। हमारे पुरखे जी कटवाते रहे हैं, हमारी बहनें स्तन कटवाती रही है, इसलिए हम उस बयान पर अड़ी हैं। उन्हें नफरत है जय श्री राम के नारे से। उन्हें नापसंद है श्री राम जन्मभूमि। वो विरोध करते हैं रामचरितमानस का। वो कहते हैं ये किताब विनाशकारी है। राम मंदिर की जमीन नफरत की है। वो रहते हिंदुस्तान में हैं, पर साथ देते हैं दुर्दांत इस्लामिक आतंकी संगठन अल-कायदा का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं उस आरजेडी की जो लालू यादव की पार्टी है। वो लालू यादव जो श्री राम विरोधी राजनीति का प्रमुख चेहरा रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की श्री राम रथ यात्रा रैली को रोकने से शुरू हुई थी लालू की ये राम विरोधी राजनीति, जो अब दिन पर दिन नए अपडेट और नए वर्जन के साथ सामने आ रही है। लालू के करीबी नेता माने जाने वाले जगदानंद के राम जन्मभूमि विरोधी बयान के बाद अब उनके एक और नेता और बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री का राम विरोधी चेहरा सामने आया है। हिंदू भावना, आस्था, संस्कृति पर वार करो और राजनीति चमकाओ। इस नीति पर लालू के कई धर्म विरोधी राजनेता काम कर रहे हैं, जो एक वर्ग विशेष के वोट बैंक और हिंदुओं में फूट डालने के लिए न जाने कितने ही नए नए एजेंडे अपनाए जाते हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि मनुस्मृति, रामचरितमानस और बंच ऑफ थॉट जैसी किताबों को
जला देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन किताबों ने नफरत फैलाई है, लोगों को सदियों पीछे ढकेलने का काम किया है। शिक्षा मंत्री के इस राम विरोधी बयान पर अब देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। देश भर के श्री राम भक्त, हिंदूवादी संगठन और बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के श्री राम विरोधी मंत्री का जोरदार विरोध कर रहे हैं। यह बहुत ही बेशरम बयान है। शिक्षा मंत्री अशिक्षित तरीके से बात करते हैं। कुछ पता है कि रामायण की कहानी देश को जोड़ती है? प्रभु राम ने शबरी के जूठे बेर खाने में कोई हिचक पैदा की? निषाद राजा का सम्मान किया? आज राम जन्मभूमि में मंदिर बन रहा है भव्य, तो वहां निषाद राजा का भी मंदिर बन रहा है और वहां पर मंदिर बन रहा है शबरी माता जी का भी। मैं सवाल पूछूंगा नीतीश कुमार से, ऐसे अशिक्षित मंत्री से आप हिंदू भावनाओं का अपमान करवा रहे हैं? हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा पुरानी ज्ञान पीठिकाएं हैं। वहाँ एक शिक्षा मंत्री दीक्षांत समारोह में ऐसी बातें बोलते हैं, अशोभनीय है। नीतीश कुमार जी बहुत समरस व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ और मेरे प्रति उनका स्नेह भी है। और तेजस्वी भी मेरे भाई जैसे हैं, युवा नेता हैं, बिहार से बड़ी आशाएं हैं बिहार को उनसे। मैं उन दोनों से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को अपने संगठन से, अपनी सरकार से बाहर करें, उन्हें दंडित करें या उन्हें क्षमा मांगने के लिए कहें। क्योंकि दो बातें इसमें हैं कि एक तो या तो उन्होंने रामकथा ठीक से पढ़ी नहीं है, और दूसरा क्या वे किसी एक धर्म को, किसी एक मत को ही इतना सहिष्णु मानते हैं कि उस पर बोल सकते हैं। मैं सभी धर्मों की वरेण्य पुस्तकों का आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि क्या वे किसी दूसरे धर्म की किसी मानद पुस्तक पर ऐसी बात कह सकते थे? और कहने के बाद मंत्री छोड़िए, क्या उनके बचे रहने की संभावनाएं बन सकती थी? कितना कष्ट होता अगर वो ऐसा बोल देते। तो किसी की सहिष्णुता को, किसी की सहृदयता को लाचारी समझ लेना, ये बड़ी खराब बात है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम पर प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से ही कई सवाल जिनका जवाब जनता चाहती है कि आखिर कब बंद होंगे ये श्री राम विरोधी बयान, ये गंदी राजनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।